दोस्तों, मैं आपके सामने एक आज ऐसा वीडियो लाने जा रहा हूं जो हम सबों के लिए निवेश करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ काफी तेज गति से हो रहा है। अगर विश्व के डिफरेंट कंट्रीज के इकोनॉमी देखे तो इंडिया विश्व के लार्जेस्ट इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। यह ट्रेंड अगले डिकेड तक रहने वाला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इंडिया का ग्रोथ 8 to 10% होगा जीडीपी का। अगर डिकेड में इसका ग्रोथ 8 to 10% हुआ तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ उससे ज्यादा होगा, बिकॉज बैंकिंग इज द ड्राइवर फॉर ऑल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बढ़िया जरिया है बैंकिंग में इन्वेस्ट करना। तो क्वेश्चन आता है कि बैंक में सारे इतने सारे ऑप्शन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, लार्ज बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, तो कहाँ निवेश करें। तो इस आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और हम यह प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को हमें क्लासिफाई करना चाहिए। मेरा मानना है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में हमें 40 से 60% तक कॉर्पस का निवेश करें तो भी कोई बुरा ना होगा। और फाइनेंशियल सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, तो यहाँ हम देखें कि इसमें क्या क्या चीज है। तो फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आप देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएफएसआई जिसे हम बोलते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें सबसे पहले बैंक्स आता है। एंड बैंक्स में दो तरह के बैंक हो गए। लार्ज बैंक अगर कहेंगे तो प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके बाद एनबीएफसी आएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक आएगा। ये तीनों बैंक्स के पोर्शन है, ये सब बैंक्स का ही हिस्सा है। उसके बाद एनबीएफसी है और इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में दो कैटेगरी होंगे, लाइफ और जनरल, और हेल्थ इंश्योरेंस भी आएगा इसके अंदर। तो इन सबों को मिलाकर के उसके बाद एएमसी का एक कैटेगरी आएगा। तो इन सबों को ले तो मेरा कहना है कि सेक्टर में हमारा निवेश कम से कम 50 से 60% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम इसमें से बैंकिंग सेक्टर को कवर करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करें या प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करें या क्या करें। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस डिस्कशन को, और आज हम यह इस पर ही चर्चा करेंगे। बैंक्स में जब निवेश करते हैं तो सपोज करिए कि आपने 60% या टोटल किया, तो उसमें बैंक्स में करीब करीब मेरा मानना है कि 30 से 40%, अगर 60% हुआ तो निवेश आपका बैंक में होना चाहिए। टोटल कॉर्पस का इतना, अगर 60% आप टोटल बीएफएसआई में करते हैं, अगर बीएफएसआई में आप 60% करते हैं तो बैंक्स में इतना निवेश होना चाहिए। अगर इसमें है देन लार्ज प्राइवेट बैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ अगर 30% करते हैं तो यहाँ कम से कम 20% के आसपास यहाँ आपका निवेश होना चाहिए। मिड साइज प्राइवेट बैंक, इसमें आप 7% कर सकते हैं, और स्मॉल बैंक्स में यहाँ भी 5 से 7% कर सकते हैं। यह प्रोपोर्शन रिस्कीनेस के हिसाब से बदल सकता है। अगर किसी इंसान का रिस्कीनेस ज्यादा है तो उसका एलोकेशन या लोअर लेवल में ज्यादा होना चाहिए, और स्टेबल बैंक में कम होना चाहिए। क्योंकि स्टेबल बैंक में आपका ग्रोथ रेट 15% मिल सकते हैं, आपको स्टॉक 15% पर ग्रो कर सकता है। यहाँ हो सकता है 18-20% ग्रो करे, यहाँ 25% ग्रो करे। तो उसके लिहाज से इस तीनों में आप एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सेक्टर में कौन कौन बैंक आज के दिन अच्छा बैंक दिखता है। लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या क्या अच्छा है। इसमें सबसे पहले जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और इसमें दूसरे बैंक हो सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक। इस तीनों बैंक में से अगर आपके पास किसी भी बैंक में निवेश है तो हर डिक्लाइन में उसको आप उसमें और निवेश कर सकते हैं, और उस निवेश को एक लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं, जिससे आपके कॉर्पस काफी तेज गति से बढ़ेगा। और मिड साइज के बैंक अगर आप ले तो मिड साइज के बैंक में, इमर्जिंग बैंक्स में कुछ बैंक है मिड साइज प्राइवेट बैंक्स, जिसमें आपका आईडीएफसी बैंक बड़ा ही उम्दा दिखता है मुझे। और इसके जो मैनेजमेंट है, इसमें मिस्टर वैद्यनाथन जो कि इसके एमडी हैं, वो आईसीआईसी बैंक के बैकग्राउंड से आए हैं, और उनका बड़ा ही फोकस है और बहुत स्पीड के साथ इस बैंक को आगे ले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी बैंक का मार्केट कैप करीब करीब 50,000 करोड़ का है, जबकि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का है।
तो यह 50,000 करोड़, मैं नहीं कहता कि एचडीएफसी बैंक हो जाएगा कल के दिन, बट 50,000 करोड़ सर्टेनली अगले 3-4 साल में या 1 लाख करोड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब अगर मार्केट कैप इसका डबल होगा तो आपका पैसा भी इस एरिया में डबल होगा। और इसमें दूसरे बैंक हो सकते हैं, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें कई छोटे छोटे बैंक है, जिसके प्राइवेट बैंक है, जिसमें लोग वेट करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसमें से एक चुनना चाहते हैं तो आईडीएफसी बड़ा ही उम्दा कैटेगरी हो सकता है। थर्ड कैटेगरी बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि बैंक बहुत पर्टिकुलर होता है लोन देने में, और ग्रामीण स्थिति को अगर आप देखें तो हर बैंक वहां का एक्सेस नहीं है, वहां लोन नहीं देना चाहते हैं। जब इंडिया का डेवलपमेंट होगा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के चलते ग्रामीण बैंक का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंक का रोल काफी अच्छा रह गया है, अच्छा होने वाला है। तो इस कैटेगरी में हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो जीवन, इक्विटास, ये दो बैंक मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसमें अगर आज के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो वो जीवन थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं इन बैंकों के तस्वीर की ओर ले चलूंगा और वहां के जो फाइनेंशियल को दिखा करके आपको यह बताऊंगा कि इन बैंकों में कहाँ आप निवेश कर सकते हैं, कैसे यह एक अच्छा निवेश का जरिया हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 12,4 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। अभी वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बैंक हो गया है। और इसके एमडी ने जब मर्जर के टाइम में एक उन्होंने बताया कि उनका कहना था कि इस बैंक को एवरी 4 ईयर्स द बैंक विल डबल। इसका मतलब है कि आपका रिटर्न से 15-16% आराम से आएगा। ज्यादा मैं इस बैंक के विषय में बात नहीं करना चाहूंगा। इसी तरह से आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। ओबियसली तीनों में एचडीएफसी बैंक लीडर है और मेरा एचडीएफसी बैंक में पर्सनल निवेश है, अपना निवेश है। मैं काफी बुलिश हूँ इस बैंक के लिए। आज के प्राइस में भी अंडर वैल्यूड दिखता है। इसको अगर आप इसका पी रेशियो को देखें तो हिस्टोरिकल पी, अगर इसको आप देखें पी रेशियो के हिसाब से इस बैंक को अगर आप देखें तो देखिए इसका मुनाफा और ईपीएस ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और इसका प्राइस अर्निंग फॉल हुआ है। इसमें काफी स्कोप है। इसके मिड 5 साल, 3 साल और 1 साल के मीडियन पी से काफी कम है। वैसे ही बुक वैल्यू के मामले में भी यह शेयर काफी अच्छा वैल्यूड है। तो उसके हिसाब से देखें तो यार मुझे तीनों बैंकों में काफी अच्छा लगता है। कमिंग बैक टू द मिड बैंक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर देखते हैं आप, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज के दिन जैसा कि हमने बताया 55,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसके नंबर्स, इसका भी आरओई करीब 11.8% है, जो कि काफी उम्दा है और बैंक बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रहा है। इसके अगर आप प्राइसिंग को देखें, इस बैंक के ग्रोथ को देखें तो ये काफी अच्छा मौका था यहाँ खरीदने के लिए। लेकिन हम लोगों ने जब नहीं खरीदा यहाँ, किसी ने नहीं किया, तो आज के दिन उनको इस बैंक में सोच समझ के निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें पक्का मौका मिलेगा एंट्री का। आज के प्राइस में हो सकता है या इसके अर्निंग्स भी ऑपलेट बढ़ता जा रहा है और यह गति मुझे लगता है मेंटेन होगा। आज के प्राइस के लिहाज से इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। थोड़ा अगर करेक्शन हो तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप फेडरल बैंक को आप देखें, फेडरल बैंक आज के प्राइस में भी अच्छा दिखता है। फेडरल बैंक के अगर आप नंबर्स इसके काफी अच्छे हैं, आप इसको स्टडी कर लेंगे डिटेल में। अगर इसके पी को आप देखें तो इसका पी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और यह गिरता है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा होता है। यह अपने मीडियन पी से काफी कम है। मीडियन पी इसके करीब करीब 10 के आसपास आते हैं। और इसका अगर बुक वैल्यू भी देखें, मीडियन बुक वैल्यू भी अगर देखें प्राइस टू बुक, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है मीडियन प्राइस बुक से। तो इस दोनों का मद्देनजर रखते हुए इसमें भी आप स्लोली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी इस बैंक का नजरिया काफी अच्छा दिखता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आउट ऑफ 3 कैटेगरी में वो सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी है, और लेकिन उसमें आपका लोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जरूर होना चाहिए। मुझे वो जीवन बड़ा ही अच्छा लगता है। हमने वो जीवन में कुछ मेरा निवेश है और मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं कि जब इसमें गिराव आता है, कभी भी थोड़ा सा अगर मौका मिलता है तो इसमें और ऐड किया जा सकता है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आज 70 रुपया दिखाता है, जबकि 44 पर ट्रेड हो रहा है। और इसका आरओसी 31% है। इसको अगर आप पेक देखें तो 0.04 है। और इसे लगता है कि बैंक का इवन वैल्यूएशन वाइज ये काफी अच्छे लेवल में आज के दिन अवेलेबल है। पी रेशियो को देखिए तो इसका देखिए इसके लेटेस्ट क्वार्टर का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और पी काफी कम है। पीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां भी आपको कुछ बढ़त देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल, बट आज भी और 2.1 2.2 के आसपास है, जो कि काफी ऊंचा वैल्यूएशन नहीं है।
सो यार रिजनेबल रेंज में है। सो मेरा सोचना है कि जब भी अपने को मौका मिले तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बैंकिंग सेक्टर के विषय में किया और मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में अपना निवेश 30 से 40% केवल बैंक्स में होना चाहिए और अनदर 15-20%, 25% गेट पुट इन एनबीएफसी, एएमसी बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। सो अगर इस तरह से आप स्ट्रक्चर करें अपने पोर्टफोलियो को, इकोनॉमी के ग्रोथ का फायदा आपको पक्का मिलेगा और आप एक बड़ा ही बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आगे आने वाले समय के लिए काफी काम का हो सकता है। आज के वीडियो का पर्पस प्योर एजुकेशन था। हमने डेप्थ में एनालिसिस भी नहीं किया बिकॉज हम अपने वीडियो का टाइम लिमिट थोड़ा कम रखना चाहते हैं। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर यह एक पॉइंटर हो सकता है आपके लिए, इसमें आप निवेश करने से पहले आप इसका डिटेल स्टडी कर लें, इसके तह में जाएं या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप सलाह लें। आज के वीडियो का पर्पस प्योरली एजुकेशनल है और एक गाइडेंस टाइप का है जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले। आपका लाइक इस वीडियो के बहुत लोगों तक ले जाएगा बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक के ऊपर डिपेंड करता है और मेरी आशा है कि आप इसे लाइक जरूर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज डू इट एंड help me grow this channel and bring it to many people. Comment on the video in terms of your thinking. और आज के समय के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद।